नमस्ते साथियों, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के बीच में लेके आता हूं एडुटेरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, जो कि 60 डेज तक टेस्ट सीरीज चलने वाला है और इसमें प्रत्येक सेट में 75 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 60 दिन में टोटल आपके पास 450 प्रश्न होने वाला है, 4500 प्रश्न आपके पास जाने वाला। और आप लोग, आई होप कि आप लोग इसका आंसर बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि कितना आया आपको। इस 75 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ अगर जिन भाइयों को पीडीएफ की दरकार है वो टेलीग्राम ग्रुप जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है KOK द की ऑफ नॉलेज चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। और साथ ही साथ वहाँ पे हर एक मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए गए हुए हैं और वहाँ पे आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ आज सेट संख्या 8 हम लोग करने वाले हैं और इससे पहले 7 सेट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ साथ अगर आपको पूरा सेट चाहिए तो आप क्या कीजिए, ऊपर में आई का बटन, राइट साइड में ऊपर में आई का बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए। वहाँ पे सारा का सारा जो भी सेट हो चुका है वो आपको वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा और जाके आप एडुटेरिया बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और प्रत्येक सेट को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं और हर एक सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। और पीडीएफ जिन भाइयों को चाहिए कि हाँ आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के सेट 8 के प्रश्न संख्या 1 पे। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आप लोग का सेट बहुत ही अच्छा जाता होगा। देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग की नहीं है, ये पूछा जा रहा है। मतलब भारतीय चुनाव आयोग का ये कार्य नहीं है। तो सबसे पहला वाला आंसर ही, पंचायतों का चुनाव करवाना, बिल्कुल नहीं, ये भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, ये राज्य चुनाव आयोग का है। राज्य सरकार के द्वारा पंचायत का चुनाव करवाया जाता है। तो यही सबसे पहले यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं उसको बारीकी से देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, बिल्कुल सही बात है। जो निर्वाचित क्षेत्र होता है उसका परिसीमन किया जाता है। मतदान सूची तैयार करना, बिल्कुल सही बात है। भारतीय चुनाव आयोग क्या करते हैं, मतदान सूची तैयार करते हैं। और लास्ट देखिए क्या लिखा हुआ, राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना। तो राजनीतिक दलों को भी पंजीकृत किया जाता है। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए अभी वर्तमान में भारत में राजनीतिक दल कितना है। वर्तमान में भारत में जो है राजनीतिक दल कितना है, टोटल राजनीतिक दलों की संख्या कितना है, दलों की संख्या कितना है, आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है इससे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। बताइए, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करता है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो हमारे राष्ट्रपति जो हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति साहब। नेक्स्ट प्रश्न, अभी आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भारत का। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट प्रश्न कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया। कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को बहुत बेहतर ढंग से इसमें जोड़ा गया था। और साथ ही साथ अनुसूची हम लोग जानते हैं 11 नंबर का जो था, तो ये भी याद रखिएगा। और इसमें डेट पूछा जा रहा है सीधा, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। आप लोग इसको रिमेंबर कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं साइड में लिख दीजिएगा। तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न के साथ एडुटेरिया सेट कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। कह रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये पूछा जा रहा है। देखिए पहला पढ़ रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है क्या
कि यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ये गलत है। अगर ये लोकसभा में पारित हो जाएगा तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। बिल्कुल नहीं है, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है, पूरा का पूरा के विरुद्ध लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ये भी गलत है, इसमें स्वीकार करने का कारण अनिवार्य कारण बताना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल के बिल्कुल सही है आपका। यही तो एगो सत्य है, बाकी सब के सब क्या है, गलत है। ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन क्या करता है, आपको ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा जिसके पास डीप नॉलेज है वही तो ये क्वेश्चन को बारीकी से बना सकता है। इसीलिए ज़्यादा जाके पढ़िए। अविश्वास प्रस्ताव कब लागू किया जाता है, क्या है नहीं है, हर एक के बारे में सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप लोग सेट दीजिए। आई होप कि आप लोग अगर 5-5 क्वेश्चन को भी बेहतर ढंग से सर्च कर लेते हैं तो आने वाला समय में आखिरकार 10 दिन के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी, जो कि आपको जब आप दोगे कोई भी सेट, आपको उसमें देखने को मिलेगा कि हम क्या इम्प्रूव किए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इसीलिए आप लोग सर्च जरूर कीजिए, कम से कम 5 क्वेश्चन पर डे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज लग रहा है अलग लेवल का ये प्रश्न है। जो भी फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर देंगे वो समझिए कि उसका तैयारी बहुत ही बेहतर है। देख लीजिए ध्यान से क्या लिखा हुआ, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करना बिल्कुल, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। कितना सदस्य, गलती है तो गलती ही कीजिए, सही है तो सही कीजिए आप लोग, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। 5/6 सदस्यों का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। 5/6 सदस्यों का, सीधा रट जाइएगा, बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, सिक्किम की पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था। कह रहा है कि सिक्किम जो राज्य है अभी, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। तो सबको याद होना चाहिए, वो 36वां संविधान संशोधन था जो कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। ये पूछा जा रहा है अशोक मेहता समिति में। तो देखिए ध्यान से पढ़ते चलिए, पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारिता भागीदारी हो। बिल्कुल ये सम्मिलित था इसमें। उसके बाद क्या लिखा हुआ, अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास काराधन की अनिवार्य शक्ति हो। बिल्कुल ये भी सही था। नेक्स्ट देखिए क्या, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान, बिल्कुल आरक्षण का प्रावधान इसमें था, नहीं होना चाहिए, आरक्षण का प्रावधान था इसमें। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर से बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न के लिए आपके पास डीपली नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग सीधा इसको रटने का कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग पॉलिटी को भी जाके थोड़ा सा 1-2 बार रिवीजन जरूर कीजिए, ठीक ना। उसके बाद ये सब प्रश्न बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और याद रखिएगा अशोक मेहता समिति में के सिफारिश पे क्या क्या चीज़ था उसमें, ये याद रखिए, ये तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। महाजनपद के बारे में तो सभी जानते होंगे, उसकी राजधानी पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, मल की राजधानी पूछा जा रहा है। तो मल की राजधानी फ्रेंड्स कहाँ है, तो याद रखिएगा मल की राजधानी कुशीनगर है। ऑप्शन 4 ये कुशीनगर मल की राजधानी है। कंबोज पूछा जाएगा तो कंबोज की राजधानी हाटक, सेम टू सेम उसके सामने वाला हाटक हो जाएगा। असमक की राजधानी जब पूछा जाएगा तो ये पोटली हो जाएगा, असमक की राजधानी पोटली। पंचाल की राजधानी जब बोला जाएगा तो अहिचछत्र पंचाल की राजधानी। और मगध की राजधानी तो हर एक कोई जानता है, वो कौन है, गिरिव्रज है। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, 4 2 1 5 3। फ्रेंड्स मेरे साथ आप लोग इसको बोला कीजिए, खासकर फिर से एक बार मेरे साथ बोलिए, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक। असमक की राजधानी पोटली, असमक की राजधानी पोटली। पंचाल की राजधानी अहिचछत्र, पंचाल की राजधानी अहिचछत्र। मगध की राजधानी गिरिव्रज, मगध की राजधानी गिरिव्रज।
आई होप कि ये पाँचों का पाँचों आपको महाजनपद याद हो गया होगा। और चलिए इसका आंसर देखिए, 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3 कहाँ है? 4 2 1 5 3 ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में नहीं था, नहीं संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले अश्वघोष तो था ही, चरक भी था, नागार्जुन भी था, पतंजलि नहीं था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए पतंजलि किसके दरबार में था, पतंजलि किसके दरबार में था, ये बताइए किसके दरबार में था, ये आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि पतंजलि किसके दरबार में था। कमेंट कीजिए आप लोग फ्रेंड्स, अगर कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे हम जानेंगे कि कितना स्टूडेंट है या नहीं है। और अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत भी है, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें। आई होप कि आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से PDF आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है, उसका डिस्कशन कराया जा रहा है। और अगर आप मार्केट में कितना भी किताब क्यों ना हो, मेरा बस इतना ही है कि जितना मार्केट में सेट है सभी को आपको यहाँ पे डिस्कशन करा दूँ, इस चैनल पे डिस्कशन करा दूँ। और जो भी फ्रेंड्स इस चीज़ के लिए बता रहे हैं, जो भी फ्रेंड मैथ के लिए कह रहे थे, बहुत जल्द आप लोगों के लिए बिहार SSC का मैथ का क्लास लेके आएंगे, क्लास नहीं सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे, जो कि आप ओनली फॉर सेट तो देख लीजिएगा तो आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में कहीं आपको अलग जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट है उसको भी कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग सेट बस ओनली फॉर देखते जाइए। आई होप कि आप बिहार SSC में अच्छा करोगे। और साथ ही साथ PDF फिर से बोल दे रहे हैं, PDF जिसको लेना है वो टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, और आप वहां से जाके PDF ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न? हिजरी संवत, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब। सबको पता है कि हिजरी संवत जो है वो 622 ईसा पूर्व में आया था, इतना तो सबको पता है। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब घुमा के पूछ दिया है कि जिसको डीपली नॉलेज होगा वही तो इसका आंसर दे देगा। देखिए एडुटेरिया का कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया है। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, क्या लिखा हुआ है? पैगंबर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, बिल्कुल नहीं। पैगंबर साहब के जन्म दिवस के पता ही नहीं था पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ। उसके बाद देखिए वैसे अनुमान लगाया जाता है तो, लेकिन नहीं हुआ था हिजरी संवत पैगंबर साहब के जन्म दिवस पे। पैगंबर साहब के मृत्यु पर बिल्कुल ये भी नहीं हुआ था। हजरत अली की शहादत के अवसर पर ये भी नहीं हुआ था। आपका लास्ट आंसर कौन बच जाता है? ऑप्शन डी बच जाता है। डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या लिखा हुआ? पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में क्या चीज़? हिजरी संवत आरंभ किया गया था। तो इतना याद रखिएगा, हिजरी संवत आरंभ जो हुआ था 622 ईसा पूर्व में। मतलब कब से आरंभ हुआ था, कैसे आरंभ हुआ ये? तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना जब प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में ये हिजरी संवत आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट प्रश्न सूची 1 सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को शायद कह रहा है कीजिए। यहाँ बताइए बल्लभाचार्य, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप लोग बोलने का भी कोशिश कीजिएगा। बल्लभाचार्य जब भी बोला जाएगा तो पुष्टि मार्ग का, बल्लभाचार्य क्या चीज़? पुष्टि मार्ग का किया था। रामानुजन पूछा जाएगा तो याद रखिएगा विशिष्टाद्वैतवाद का किया था। माधवाचार्य बोला जाएगा तो याद रखिए द्वैतवाद किया गया था। शंकराचार्य बोला जाएगा तो शंकराचार्य अद्वैतवाद 4 हो जाएगा। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, ध्यान से बोलिएगा और कोशिश कीजिएगा मेरे साथ ही बोलने का, जो कि आपके माइंड में इस चीज़ का घर बन जाए। कभी भी ऑप्शन आए आप लोग टिक कर दीजिएगा। बल्लभाचार्य, बल्ला मार के क्या किया? पुष्टि मार्ग खोल दिया। एकदम बल्ला चला के पुष्टि मार्ग खोल दिया। बल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। रामानुजन राम के पास बहुत ज़्यादा विशिष्ट था गुण ज्ञान था। याद रखिए रामानुजन विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजन विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्ट ज्ञान वाला। माधवाचार्य द्वैतवाद, माधव नाम का लड़का द्वैतवाद था। माधवाचार्य ओनली फॉर द्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैत था, वो शंकराचार्य अद्वैतविक था। इस तरीके से याद रखिए। फिर से मेरे साथ बोलिए बल्लभाचार्य बोलिए पुष्टि मार्ग। रामानुजन विशिष्ट उसके पास था, विशिष्ट द्वैतवाद। मध्वाचार्य क्या था? ओनली फॉर द्वैतवाद था। शंकराचार्य अद्वैतवाद था। इतना याद रखिए। देखिए आपका आंसर क्या हो जाए? 2 3 1 4। 2 3 1 4 कहाँ है? 2 3 1 4 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये सेट है फ्रेंड्स। आप लोग लास्ट तक अवश्य देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। आप लोग सोच लीजिए ये सब प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कहाँ से आप कीजिएगा? तो आपको गलती होगा ना। तो अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपने अभी देख लिया तो एग्जाम हॉल में आप फोड़ दीजिएगा? नहीं फोड़ दीजिएगा, बिल्कुल फोड़ दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। इसका तो सबको पता होगा, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने किया था, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो याद रखिए कुंवर सिंह ने ये 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए। अब बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था, जल्दी जल्दी बताइए। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था, बंगाल विभाजन प्रभावी। याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था ना 1905 में जी। तो आप लोग कमेंट कर दे, दिल्ली में से कलकत्ता राजधानी कब, कलकत्ता से दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरित, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरित कब हुआ था, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी कब हस्तांतरित हुआ था, ये भी बताइए आप फटाक फटाक। उसका कांग्रेस का विभाजन तो आप लोग पता है ना 1907 में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। अब मिला लीजिए, आप लोग कमेंट कर लीजिए, मिलाइए जल्दी जल्दी फटाक फटाक। देखिए आपका कौन हो जाएगा, एक 1905 वाला, फिर 4 मुस्लिम वाला हो जाएगा, फिर कांग्रेस विभाजन, और लास्ट में जाके दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरित किया गया था। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका बताइए दिल्ली से कलकत्ता राजधानी कब हस्तांतरित किया गया था, इसको भी बताइए आप फ्रेंड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1432 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां को फांसी किस संयंत्र केस में दिया गया था। जो सबको पता है, जब काकोरी संयंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल्ला को और अशफाक उल्ला खां को, याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला अशफाक उल्ला खां को काकोरी संयंत्र केस में क्या दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कथन और कारण वाला है। क्या क्या कथन वाला है कि विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने बोला था। तो हमारे प्यारे से महात्मा गांधी ने बोले थे, बापू जी बोले हुए थे कि विदेशी वस्त्रों को बर्बाद ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। अकबर ने बंगाल और बिहार, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो मुगल साम्राज्य में अकबर ने कब मिलाया था, याद रखिएगा 1576 में, रट जाइएगा 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। गाँवों के शमशान को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किसने किया था। मतलब गांव के अंदर जो मतलब गांव में जो शासन, सॉरी शमशान नहीं है, गांव के शासन को जो स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से जो संचालित करने की व्यवस्था को सूत्रपात किसने किया था। बताइए इसमें से कुषाण वंश, द्रविड़ वंश, आर्य वंश और मौर्य, जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा द्रविड़ों ने क्या किया था, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था लागू की थी द्रविड़ों द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया है, अभी के एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जल्दी जल्दी बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब 1967-68 में 4 गो मैसूर युद्ध हुआ था। आप लोग सर्च कीजिए चारों युद्ध किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये सर्च करके आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि चारों युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, सर्च करके अवश्य बताइए। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय रहा था, अंग्रेजवा विजय नहीं रहा था। हैदर अली क्या किया था, उसको पराजित कर दिया था। तो हैदर अली क्या हुआ था, विजय हुआ था। कहाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जल्दी जल्दी बताइए। सीधा इसका इस सब आंसर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट मान के। सर विलियम जोन्स ने उसका जो अभिज्ञान शकुंतला जो नामक पुस्तक थी उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में, सीधी सी बात है, डुरंड रेखा किसके किसके बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है, तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न की, और नेपाल और भारत के बीच में, तो आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी फटाक फटाक। भारत में कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, सुमेलित इसमें से नहीं है, बताइए। गोरखपुर राप्ती, बिल्कुल सही है, गोरखपुर राप्ती। लुधियाना सतलज पे बिल्कुल है, सूरत ताप्ती पे है। सुमेलित कौन नहीं है, जबलपुर सोन नदी पे सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइए जबलपुर किस नदी पे है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, जबलपुर किस नदी पे। सर्च कीजिए आप लोग, जबलपुर को सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कौन नदी पे है।
सर्च कीजिए, सर्च करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा, लघु ज्वार भाटा, छोटा सा लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा जब लघु ज्वार भाटा जो है अर्धचंद्र के समय होता है, जब आधा चांद होता है ना, तो उस समय में क्या होता है, लघु ज्वार भाटा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग भी कमेंट करते जाइए और लास्ट में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और पीडीएफ जिस भाइयों को चाहिए वो चले जाइए टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि द की ऑफ नॉलेज चैनल, यहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उसको रिवीजन भी बार बार कर सकते हैं। निकाल लीजिएगा पीडीएफ, 1-2 रुपया में तो निकल जाएगा, ज़्यादा पेज में निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सिंधु की सहायक नदी नहीं है, इसमें से बताइए कौन सा नहीं है। झेलम तो है, ये है, सतलज भी है, ये है, चेनाब भी है, इंद्रावती क्या है, सिंधु का सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, कोई भी मार देगा पृथ्वी का परिक्रमण। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट करके जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ है। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण से होता है, कमेंट करके जल्दी बताइए फटाक फटाक। देखिए पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुकाव। फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी जो मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष तल के समतल की झुकाव ही क्या होता है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का कारण होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रश्न आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में पूछिएगा वो पक्की सी मारेगा। पृथ्वी का परिक्रमण मारेगा ही मारेगा, लेकिन जो इसको अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा ये जब पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुकाव होता है तब मौसम और उसके बनावट में क्या होती है, परिवर्तन होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, डंकन दर्रा। याद रखिए डक्कन दर्रा जो है किनके बीच स्थित है, सीधा इस सबको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। डक्कन दर्रा जो है किसके बीच स्थित है, याद रखिएगा ये होता है दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप के बीच है। लिटिल कहे तो लघु, दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में, सीधा याद रखिए दक्षिण, दक्षिण मतलब निचल का, और ऊपर में थोड़ा जो लिटिल अंडमान है उसके बीच में कौन है, डक्कन दर्रा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, सूची 1 सूची 2, कह रहा आदिवासी और अवस्थित। आदिवासी ये जो है भील, गोंड, लिम्बुक्स ये सब कहाँ अवस्थित है इसके बारे में पूछा जा रहा है। सीधा रट जाइएगा इसको, अगर पूछा जाएगा भील आदिवासी तो भील कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में होता है। गोंड पूछा जाएगा तो गोंड कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। लिम्बूस पूछा जाएगा तो ये सिक्किम में। और कोर्नियाक जो पूछा जाएगा ये नागालैंड में। कोर्नियाक कहाँ पे, नागालैंड में। आपका आंसर 2 3 4 1 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है। मतलब भारत के जो दक्कन वाला पठार है उसमें बेसाल्ट निर्मित लावा सेल का निर्माण हुआ है, वो किस युग का है ये पूछा जा रहा है। युग पूछा जा रहा है आपसे, तो सीधा याद रखिएगा ये युग जो था क्रिटेशियस युग का था। कौन से युग का था, क्रिटेशियस युग का था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। जो कांडला हम लोग का है ना, बंदरगाह है कांडला, सीधा से याद है किसके लिए, जलपोत भंजन उद्योग के लिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। जल्दी जल्दी बताइए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही नहीं। कांडला बंदरगाह क्या होगा, ये ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही नहीं होगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला जो है ये प्रसिद्ध है, निर्यात करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला उपस्थित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। गलती मत कीजिएगा इसको, ऑप्शन याद रखिएगा, इस सबको स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट्स बनाते जाइए अपना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। जो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो याद रखिए ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। आर्थिक मामलों को कैबिनेट कमेटी में गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य संगठन का अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कह रहा है यहाँ पे
कूट का प्रयोग करते हुए सही। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आर्थिक विकास पूछा जाएगा तो आर्थिक विकास जल्दी जल्दी बताइए, आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, संरचनात्मक परिवर्तन है। 4 नंबर लिखिए, आर्थिक विकास का क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में लिख रहे हैं आर्थिक विकास में क्या हो जाएगा 4, संरचनात्मक परिवर्तन है। उसके आर्थिक वृद्धि पूछा जाएगा तो सकल घरेलू है, आर्थिक वृद्धि क्या है, सकल घरेलू उत्पाद है, 1 नंबर हो जाएगा। आर्थिक वृद्धि क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा संपोषित विकास, जब पूछा जाएगा तो याद रखिए संपोषित विकास पर्यावरण से संबंधित है। संपोषित विकास किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता अगर पूछा जाएगा तो जीवन की गुणवत्ता जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो एक बार फिर से उसको देख लीजिए, आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास तो पर्यावरण, जीवन की गुणवत्ता तो याद रखिएगा स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। जल्दी बताइए, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, क्या चीज़ पे युग्मित होता है, तो याद रखिएगा स्फीति के साथ युग्मित होता है। किसके साथ युग्मित होता है, स्फीति के साथ युग्मित। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन को रट जाइएगा, तो आप लोग हो सके तो इकोनॉमिक्स को बेहतर करने का कोशिश कीजिएगा। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें, याद रखिए कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। कीमत भी दुगुनी, मौद्रिक आय भी दुगुनी, तो वास्तविक आय जो होगी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, नीफे का नाम सुने हैं ना, सबसे नीचे में जो परत रहता है उसमें निर्मित किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो सबको पता है उसमें क्या होता है, निकेल और फेरम होता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, भौगोलिक अपर्दन, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीवीआई। तो क्या लिखा हुआ है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था इसमें से, तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी माले होंगे, WM डेविस ने भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो सुंडा ट्रेंच के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ये सुमात्रा द्वीप के समांतर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, वैश्विक दूध उत्पाद में भारत का स्थान कौन सा है, तो दूध उत्पाद में भारत जो अपना कौन स्थान पे है, प्रथम स्थान पे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और इसके साथ ही साथ आपको मार्केट में जितना भी सेट होगा उसका यहाँ पे आपको डिस्कशन कराया जाएगा। एनी हो, बिहार एसएससी का भी एडिटोरिया का चल रहा है, कुछ समय के बाद आपको प्लेटफॉर्म का भी मिलेगा और कुछ समय के बाद किरण का भी मिलेगा, इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक सेट का डिस्कशन कराया जा रहा है, और साथ ही साथ आपको अगर बेस्ट एनालिसिस भी दिया जाएगा, समय के वजह से आपको बस आंसर बताते हुए आया जा रहा है, तो समय आने पर बेस्ट इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया है, तो अटल आवासीय विश्वविद्यालय योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सबको याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है, बताइए। 2 मुंह वाले सफ़ेद बौना तारा है, तारे याद रखिए, तारा है, उसका क्या नाम रखा गया, तो याद रखिए उसका नाम है जानूस, ऑप्शन बी याद रखिए, कहे ना जानू, आजकल की जानू होबे ना करती है 2 मुंह वाला जी, तो याद रखिए जानू सोना, तुम जो है 2 मुंह वाली हो, तो मतलब याद रखिएगा 2 मुंह वाला बौना तारा है जानूस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है,
प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो प्रवासी दिवस आप लोग को पता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो बताइए इसमें 2023 में किससे सम्मानित, 2023 की बात करते हैं तो 23 में किसे सम्मानित किया? तो याद रखिएगा राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। आप लोग को कॉमेंट करना है 2024 में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कॉमेंट करके आप लोग सर्च करके जरूर बताइए। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप लोग 1 मिनट रुक जाइए और 1 मिनट रुक जाइए, तुरंत जाइए गूगल पे सर्च कीजिए और कमेंट करके बताइए कि 2024 का प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसे मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान याद रखिएगा वो कौन सा है? 85वां स्थान है। 85 85 मतलब 85वां स्थान है, 85वां स्थान है हेनले पासपोर्ट में। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है कि ई सारस, याद रखिए ई सारस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ई सारस के बारे में पूछा रहा है तो याद रखिएगा ई सारस मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? हाल ही में ओमान चंडी, याद रखिएगा ओमान चंडी का निधन हो गया है। वो किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी है? तो ओमान चंडी जो है केरल की मुख्यमंत्री रह चुकी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो अपना ये भारत जीता है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब अपना भारत जीता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बस थोड़ा देर और रुक जाइए, लास्ट तक बस थोड़ा देर में हम ये सेट कंप्लीट कर लेंगे, पूरा देख के जाइएगा। और देखिए अंतरिम केंद्र बजट 2024-25 में किस वर्ग पर फोकस किया जा गया है? मतलब किस वर्ग पे फोकस किया गया है? याद रखिए गरीब पे भी, युवा एवं किसान पे भी, महिलाओं पे भी, और इनमें से सभी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आए चक्रवात तूफान विपर्जॉय का नामकरण किस देश ने किया है? जो विपर्जॉय का जो नामकरण किया गया है वो कौन? याद रखिए व से विपर्जॉय, व से बंगाल, ब से विपर्जॉय, ब से बंगाल। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा विपर्जॉय जो है बंगाल देश ने इसका नामकरण किया है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? जो हमारे संसद भवन, नया जो संसद भवन है उसका जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आईएमओ का मुख्यालय पूछा जा रहा है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा। जिसको आंसर पता है वो कमेंट में फटाक कीजिए, फटाक से कीजिए, और जिसको आंसर नहीं पता है उसको आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन डी हो जाएगा, लंदन जो है आईएमओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? केंद्र सिल्क बोर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा छोटा प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम नासूर बन के उभरता है, जो कि बहुत सारा गलती करता है, इसीलिए आप लोग इसको एक नोट्स बनाते हुए चलते जाइएगा, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिए केंद्रीय सिल्क बोर्ड का स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सबको पता है पुरुष दिवस और शौचालय दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, वो है 19 नवंबर, जो कि पुरुषों का बहुत बड़ी बेइज्जती करता है भाई साहब। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी और विश्व पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? साहित्य अकादमी प्राप्त, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो पहला ही किसी को नहीं पता रहता है, तो आप लोग ही इसके बारे में जानिए अच्छे से। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? तो याद रखिए वो थे माखन लाल चतुर्वेदी साहब, जो थे पहला व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जिसको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा वो बेहतर से ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में बल्ब जो लगा रहता है वो कहाँ रखा जाता है? तो बल्ब वो कहाँ रखा जाता है? टॉर्च वगैरह सब देखे हैं, वाहन का हेडलाइट देखें, उसके पीछे में बल्ब रखा जाता है। तो बल्ब वो किस पोजीशन पे रखा जाता है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपका आंसर आप लोग देखते हैं कि आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते
आते हैं। जो भी आंसर किए होंगे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। परावर्तक के फोकस के बहुत करीब, फोकस के करीब रखा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 के घात में टेढ़ा पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। टेढ़ा का होता है 10⁻⁻12 होता है। सीधा रखिएगा टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा में देखिए रा लिखा हुआ है ना, रा, तो 1 2 याद रखिएगा। टेढ़ा टे है ना, तो एक ऐसे करके याद रख, टेढ़ा कैसियो करके याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है निकट, निकट दृष्टि दोष, और हाइड्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो मायोपिया हो गया निकट दृष्टि दोष और हाइड्रोपिया दूर दृष्टि दोष। क्रमशः किस लेंस का के द्वारा ठीक किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है तो उसका वजन भार पूछा जा रहा है। तो भार जल्दी जल्दी बताइए, भार क्या होता है? 2 गुना में 9.8 होता है। तो आप आंसर इसका लगा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 और 9 दूना 18 1 19, मतलब 19.6। जिसका भी न्यूटन आंसर आते आएगा वो भार बराबर याद रखिए। भार बराबर क्या होता है? जितना दिया हुआ द्रव्यमान गुना 9.8 हो जाता है। तो जो भी आंसर डी सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। लागू बल पे, विस्थापन बल पे, बल और विस्थापन वेग पे, वस्तु के प्रारंभिक वेग पे, बिल्कुल इस सब पे तो लागू करता है, बाकी वस्तु के प्रारंभिक वेग पे लागू नहीं होता है कोई भी कार्य। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? चमगादड़, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में समक्ष होते हैं, इसके लिए ध्वनि की किस विशेषता को उपयोग करते हैं? तो सबको नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इंग्लिश हिंदी वाला नाम में, इसको ध्यान से याद रखिएगा। चमगादड़ जो अंधेरा में उड़ता है उसको चाहिए इंफ्रासोनिक रे। कौन सा चाहिए? इंफ्रासोनिक। कौन सा चाहिए फ्रेंड्स? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा चाहिए? नहीं, चमगादड़ में इंफ्रासोनिक नहीं चाहिए, अल्ट्रासोनिक चाहिए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मारे होंगे वो बिल्कुल सही है। तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा लेवल का होता है चमगादड़, नॉर्मल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? उष्मा के अच्छे अवशोषक मतलब एब्जॉर्बर है। जो अच्छा उत्सर्जक होता है वही अच्छा अवशोषक होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। अच्छे उत्सर्जक ही अच्छे अवशोषक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसमें चयन करने के लिए कह रहा है। विद्युत धारा एम्पियर, तो विद्युत धारा का मिलान करने के लिए एम्पियर। ताप का हो जाएगा केल्विन, और ज्योति तीव्रता का कैंडला। पदार्थ का मोल, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या लिखा हुआ है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? जो आवर्त है वो किसका मान दर्शाता है, ये पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा। तो प्रथम क्वांटम संख्या को दर्शाता है। जो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या तो है, ये है आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन आवर्त किसका मान दर्शाता है, मान पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, प्रथम क्वांटम संख्या को दर्शाता है। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हम तो इंपॉर्टेंट लिखने वाले हैं, आप लोग अगर आप लोग मानते हो इसको इंपॉर्टेंट तो आप लोग अवश्य लिखिए। क्या लिखा हुआ? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रथम क्वांटम संख्या को दर्शाता है। सीधा आप लोग इसको रट जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन, गलत पूछा जा रहा है, पर ये क्या क्या लिखा हुआ है? अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल ये होता है। फिर उसके बाद देखिए गलत पूछा जा रहा है। क्लोरोफॉर्म कार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल ये भी है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल ये भी है। ओजोन परत सूर्य के अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, ये गलत है। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट ओजोन परत का जो है वो अवरक्त किरण को पहुंचने देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नहीं देता ये कह रहा है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्लोरोसिस मतलब अस्थि रोग
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सीधा याद रखिए, पानी में फ्लोराइड अगर उपस्थित रहेगा तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी होगी। पानी में जब फ्लोराइड स्थित होगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोसिस पूछा जाएगा तो पानी में फ्लोराइड, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं ना कितना बेहतर बेहतर प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक अवश्य बने रहें। और पीडीएफ जिन भाइयों को चाहिए, जिन दोस्तों को चाहिए, वो जाके क्या करें, केओके द की ऑफ नॉलेज चैनल को, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ फेसबुक पे से भी ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन कर जाना है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, आप फॉलो कर लीजिए कहीं भी, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो थर्मोसेटिंग जो बहुलक है वो कौन सा है? सीधा याद रखिए, बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन अपापचयक शर्करा मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? कह रहा है अपापचयक शर्करा जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें से कौन सा है? याद रखिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इंपॉर्टेंट, इसको भी मान लीजिएगा, साइंस का है, कुछ अलग है कह रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? फेनोप्थलीन, याद रखिए, फेनोप्थलीन और सिंथेटिक संकेतक जिनका रंग क्रमशः अम्ल में, याद रखिए फेनोथिक का अम्ल में जो रंग होता है रंगहीन होता है बिल्कुल, और सिनेथेटिक का क्षारीय में जो विलय होता है वो गुलाबी होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो बताइए ये कौन सा परिवर्तन हुआ चाशनी को अलग करने का? तो याद रखिए ये भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अगर चीनी को गर्म पानी में घोलकर चाशनी बनाया जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जब सीधे चीनी को गर्म किया जाता है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए उसको कहते हैं अधातु। उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं उसको क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? दो नोट्स के बीच में, याद रखिएगा, एक ये तना है, ये यहाँ पे एगो नोट्स पाया जाता है, यहाँ पे एगो नोट्स पाया जाता है। इस नोट्स के बीच में इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो इस वाले पार्ट को इंटर नोड कहा जाता है, इंटर नोड कहा जाता है, ये याद रखिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? नेक्स्ट प्रश्न, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा जूट पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल जो है किसके द्वारा बनते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए अंडाशय में फल बनते हैं और बीजांड में बीज। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अंडाशय में जो है फल बनते हैं, बीजांड में बीज बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? ब्रेड में छिद्र किस गैस के कारण होता है? सबको पता होना चाहिए, जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसमें छिद्र जो हो जाता है किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बोल देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको भूलिएगा नहीं। और कह रहा है कि कोशिका, हम लोग का जो कोशिका झिल्ली है के निर्माण में आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा बना होता है? याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक ROUGS रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा होता है, तो ये भी याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो याद रखिएगा बिना उबली हुई सुई इससे भी फैलता है, HIV संक्रमित रक्त से भी फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है। मच्छर अगर किसी को मान लीजिए जिसको HIV एड्स है, अगर वही मच्छर उसको भी काटा और वही मच्छर जाके दूसरे इंसान को भी काटा तो उसमें डरिएगा नहीं, HIV एड्स होने वाला है नहीं। याद रखिएगा मच्छर के काटने से HIV एड्स नहीं होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो मरीज है उसको अगर मच्छर काट लिया और वही मच्छर जाके दूसरे इंसान को काट लिया, उससे HIV एड्स नहीं फैलता है। HIV एड्स फैलता कैसे है? HIV संक्रमण रक्त से फैलता है और सुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। इसीलिए और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत चीज़ बोलना चाहेंगे लेकिन समय हम लोग के पास पर्याप्त नहीं है। बिना उबली सुई के प्रयोग से
तो ये सबसे HIV एड्स फैलता है। चलिए बहुत जल्द खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ होने वाला रोग जो है वो सीधा याद रखिएगा मलेरिया। प्रोटोजोआ वाला होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। तो ये सब याद रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में किस किस का? विटामिन के का तो होता है, B12 का भी होता है, विटामिन डी का भी होता नहीं है। विटामिन ए का निर्माण हम लोग के शरीर में नहीं होता है, बाकी सबके सब होता है। सीधा याद कीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक लाइक कर सकते हैं, शर्माइए नहीं फ्रेंड्स, और एक प्यारा सा भी कॉमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन पूछा जा रहा है। तो सीधा इस सबको रट जाइएगा। TSH हार्मोन जो है स्रावित होता है, जिसके वजह से थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होता है। किस हार्मोन की वजह से? तो याद रखिए THS हार्मोन उत्तेजित करता है, उत्तेजित करने का काम करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए, जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, इस चैनल की सदस्यता हासिल कर लीजिए। इस परिवार के आप लोग भी मेंबर बन जाइए और साथ ही साथ एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बताइए आप लोग को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, क्या आप लोगों के लिए बेनिफिट है या नहीं है, ये भी कमेंट करके ले जाइए। भाई जो निगेटिव है उसको तो हम पॉजिटिव कर नहीं सकते हैं। आप लोग के लिए, जिसके लिए अगर थोड़ा भी अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लग रहा है कि हाँ ये चलते रहना चाहिए, वो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और जाके हाँ एक बार और, जिसको भी PDF का ज़रूरत हो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप खोलिए, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। तब जाके वहाँ से आपको क्या मिलेगा, PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कल इसी सेट के साथ, सेट नंबर 9 लेके आऊँगा और फिर मिलते हैं कल इसी समय में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिएगा, अपने परिवार को खुश रखिएगा, सबको खुश रखने का काम कीजिएगा। इर्द गिर्द कोई आपके वजह से नाराज़ नहीं होना चाहिए, तब ना उसके बाद एकदम से एक अभी शांत रहिएगा तो बाद में तहलका मचाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।